Good evening and welcome for another important lecture on conductance. देखो कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया कि कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, और हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मतलब जब सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर जो आयंस होते हैं, जब वो आयंस मूव करते हैं, स्टूडेंट्स, तो फिर वो एक जो चार्ज जब मूव करता है तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहा जाता है। तो हमने आपको बताया, तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस होने वाली है। और इसके फार्मूले भी हमने आपको बताया, कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ये फार्मूले हमने आपको बताया कि किन किन फैक्टर्स पर कंडक्टेंस डिपेंड करती है। जो भी कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में बताया और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में भी हमने आपको लास्ट टाइम बताया था स्टूडेंट्स कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमने दो आपको बताए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। एक मिनट बोर्ड चेक कर लूं, बोर्ड में। तो हमने लास्ट टाइम आपको बताया कि कंडक्टेंस क्या होती है। दो टाइप की कंडक्टेंस बताई, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में डिफरेंस बताया। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द आयंस और मेटेलिक कंडक्टेंस बताई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टेंस में जो कंडक्टेंस होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, और विद हमने बताया डिफरेंसेस की टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटेलिक कंडक्टेंस कम हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर जो आयंस होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है तो वो इंक्रीज होती है। और इसके बाद में हमने आपको बताया कि कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी के बारे में बताया कि कंडक्टिविटी जो हमने कप्पा बताई थी स्टूडेंट, व्हाट इज कंडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कंडक्टिविटी का फार्मूला भी हमने डिराइव किया और हमने आपको बताया कि जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस है फॉर 1 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन। अगर हम 1 मिलीलीटर सोल्यूशन ले लें या 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन होगा तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसी ही कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो आपको जो फार्मूला बताया गया था, R इज इक्वल टू रो L बाई ए स्टूडेंट्स, और जो रो है वो हमने बताया 1/g है। वन रो जो है, व्हाट इज रो, एक मिनट इसको ठीक कर देता हूं। तो रो को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/कप्पा। कप्पा मेरी कंडक्टिविटी है। तो आपका क्या बन गया फार्मूला, R इज इक्वल टू 1/kappa इंटू L/A स्टूडेंट्स। तो ये कंडक्टिविटी हमने आपको बताई थी लास्ट टाइम स्टूडेंट कि व्हेन कंडक्टेंस ऑफ स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के जो कंडक्टेंस होती है उसे ही कंडक्टिविटी कहा जाता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या था स्टूडेंट, देखो कि हमने आपको कहा कि अगर हम एक क्यूब बनाते हैं, देखो ये क्यूब है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये मैं अगर इलेक्ट्रोड्स हैं दो मेरे, तो इनके अंदर जो सोल्यूशन होगा स्टूडेंट, ले लो एक मैंने ये दो टर्मिनल लगा दिए, इनके अंदर जो सोल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर उसकी कंडक्टेंस हम मेजर कर लेते हैं स्टूडेंट, तो वो उसी को कंडक्टिविटी कहा जाता है। लेकिन हमने आपको बताया था कि स्टूडेंट की एक्यूरेट मेजरमेंट्स, अगर कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करते हैं। कैसे, हमने कहा कि कंडक्टिविटी निकालेंगे, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस के बारे में हमने आपको बताया था कि कंडक्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए फिजिक्स में मैंने बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम एक्यूरेटली रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा एक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है ये। तो ये कोई वायर नहीं है जिसको मैं दो टर्मिनल से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि हमें फिर कंडक्टिविटी सेल बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, कंडक्टिविटी सेल।
तो कंडक्टिविटी सेल बनाए जाते हैं जिनकी सेल कांस्टेंट जो होती है L/A वो कांस्टेंट होती है G0। ये फार्मूला L/A जो हमने बताया था, इसे सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो जो भी हम सेल बनाते हैं उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं उनकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होते हैं वो फिक्स्ड कर दिए जाते हैं, जिससे कि सेल कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाता है। तो हमें ये पता है कि फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस, अब ये क्वेश्चन आया था व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स, what are the problems students for measuring the resistance, what are the problems for measuring the resistance of ionic solutions। फिजिक्स के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई है वो तो आप यूज करते ही हैं, लेकिन अगर वो वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वायर की जगह सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के अंदर कैसे हम मेजर करेंगे जो रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं स्टूडेंट व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो एक प्रॉब्लम तो ये थी कि अगर हम डायरेक्ट करंट पास करेंगे स्टूडेंट, क्या होगा, इफ वी विल पास द डायरेक्ट करंट स्टूडेंट, द कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन विल चेंज। क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन विल चेंज। यस और नो, टेल मी। क्योंकि सोल्यूशन डिकम्पोज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, तो जो सोल्यूशन है डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, एनोड और कैथोड पे जाके रिएक्शंस हो जाएंगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो डीसी को पास नहीं कर सकते, डायरेक्ट करंट का यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट करंट का यूज नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम तो ये है स्टूडेंट। सेकंड है सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक ए मेटालिक वायर। तो सोल्यूशन को हम कनेक्ट कैसे करेंगे, solution cannot be connected student to the Wheatstone bridge like a metallic wire, like metallic wire को तो कनेक्ट करेंगे, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो इन दो प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सॉल्व किया था, ये दो प्रॉब्लम्स आएंगी जब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए जब रेजिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करेंगे सोल्यूशन की, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट तो हमने क्या किया, फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमने एसी की सप्लाई यूज की। क्या यूज किया, एसी करंट सोर्स का यूज किया। तो एसी करंट सोर्स से क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हो एसी करंट का यूज होता है स्टूडेंट। एसी से क्या होता है, उसकी पोलैरिटी बदलती रहती है, तो ये डायरेक्ट करंट नहीं है, तो इसलिए जो डिकम्पोजिशन होनी थी सोल्यूशन की वो नहीं होगी। और दूसरा हमने क्या किया था, कंडक्टिविटी सेल बनाए थे। तो कंडक्टिविटी सेल बनाए हमने जिनकी सेल कांस्टेंट पता होती है या कि हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज करके निकाल सकते हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और हमने आपको दिखाया भी था कि कंडक्टिविटी सेल कौन से हमने यूज किए। देखो दो टाइप के कंडक्टिविटी सेल हमने आपको दिखाए थे लास्ट टाइम। ये देखिए कंडक्टिविटी सेल बनाया गया है, दो प्लाटिनाइज्ड प्लाटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं स्टूडेंट्स। इनके अंदर ये इनकी डिस्टेंस लेंथ फिक्स हो जाती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स हो जाता है। वो एरिया जिसके साथ सोल्यूशन का कांटेक्ट है उसे ही लिया जाता है। तो इनकी इस सेल को हम बना सकते हैं और इसको फिर व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लगा देते हैं, जिससे हम रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज में हम यूज कर लेते हैं। या फिर यह भी है, दो प्लाटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड्स हैं, दो वायर्स हैं, इनके अंदर सोल्यूशन को डाला जाता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर L/A क्या होता है स्टूडेंट, इसे हमने कहा था सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट को पहले ही निकाल लिया जाता है, डिटरमिन कर लिया जाता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इनकी वैल्यूज ऑलरेडी टेबल हमारे पास मौजूद है, स्टैंडर्ड वैल्यूज इनकी हमें पता है एट 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन पर इनकी वैल्यूज पता है। तो इस मेथड से हम रेजिस्टेंस सॉल्यूशन की निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर हमने सॉल्यूशन की निकाल ली तो हम इससे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जो होती है वो हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की निकाल लेते हैं बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो सोल्यूशन की हमने रेजिस्टेंस निकालनी है वो डाल दिया जाता है और उससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस आर की वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी स्टूडेंट तो फिर हम निकाल सकते हैं। सेल कांस्टेंट हमें पता होता है ऑलरेडी, तो सेल कांस्टेंट हमें पता है G0, इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो अगर सेल कांस्टेंट पता है
तो हम कंडक्टिविटी की वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कंडक्टिविटी सॉल्यूशंस की निकाल लेते हैं। तो देखो कि कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ गैसीय सॉल्यूशन की यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं कि ये सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन और ये मोलैरिटी है इनकी मोल्स पर मीटर क्यूब में, और ये कंडक्टिविटी की वैल्यू है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, साइमन मीटर में। अभी मोलर कंडक्टिविटी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ क्या होती है। तो इस तरह से कंडक्टिविटी की वैल्यू, कंडक्टिविटी का यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एक मोलर सोल्यूशन जब हमने लिया था KCl का 298.15 केल्विन टेम्परेचर है, तो आप देख रहे हैं कि एट 298.15 केल्विन टेम्परेचर पर जो कंडक्टिविटी की वैल्यू मुझे मिल रही है स्टूडेंट 0.113, ये है मेरी कंडक्टिविटी की वैल्यू फॉर द KCl सोल्यूशन। तो मैंने क्या किया था, KCl का सोल्यूशन लिया था, तो इसके अंदर कौन से आयंस होंगे, मेरा इलेक्ट्रोलाइट है KCl, तो इसके अंदर कौन से आयन बने, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन स्टूडेंट्स। और मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर कितना लिया है 298.15 केल्विन स्टूडेंट। तो इसको कंडक्टिविटी सेल में हम डाल देंगे और फिर हम मेजर कर लेंगे रेजिस्टेंस सॉल्यूशंस की, और सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, तो फिर हमने कंडक्टिविटी की वैल्यूज निकाली। तो 1 मोलर कंसंट्रेशन पे देखो, विद चेंज इन कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज हो रही है, कंडक्टिविटी वैल्यू चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है स्टूडेंट, कंडक्टिविटी मैंने बताया था व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टेंस डिपेंड्स। तो कौन से फैक्टर्स हैं ऑन विच कप्पा डिपेंड स्टूडेंट, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि कंडक्टिविटी जो है इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, देखो कंडक्टिविटी का आपने क्या बताया कि कंडक्टिविटी क्या होती, कंडक्टिविटी आपने ये कहा सर कि कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर सोल्यूशन है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है। तो आपने कहा कि अगर मैंने कहा R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, तो आपने कहा कि R जो है हमारा 1 जो रो है वो कंडक्टिविटी है, तो R इज इक्वल टू 1 कंडक्टिविटी इंटू L/A है। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू आपने क्या बताई स्टूडेंट, 1/R इंटू L/A। तो R तो हमने निकाल लिया सेल का, तो 1/R क्या होता है G, और इसे क्या बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो ये फार्मूला आपके पास आया है इंपॉर्टेंट, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, इसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। तो अगर आपका कंसंट्रेशन चेंज हो गया तो कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि देखो कि ये कंडक्टिविटी का यूनिट आप बनाना है, चाहे यहाँ से बनाइए, कंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं ओम इनवर्स, और L/A का यूनिट क्या है, ये है सेंटीमीटर इनवर्स स्टूडेंट। इसको हमने क्या लिखा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी की ये यूनिट मैंने दिखाई हुई है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो 1 मोलर सोल्यूशन जब था, मोलैरिटी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, तो इसकी वैल्यू आपको दिख रही है 0.113 सेंटीमीटर, और 0.1 मोलर सोल्यूशन की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई, और कंसंट्रेशन मैंने कम की तो वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो आप देख रहे हैं विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी कप्पा डिक्रीजेस। तो कापा जो है मेरा, कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की डिक्रीज होती है। इट विल बी ट्रू फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई द कंडक्टिविटी विल डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब ऑन डिल्यूशन, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ऑन डिल्यूशन द कप्पा डिक्रीजेस। तो कापा जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, जैसे जैसे पानी डालते जाओगे तो कंडक्टिविटी वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों क्यों कम होगी स्टूडेंट्स, आपने खुद तो बताया है कि देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, कि कंडक्टिविटी जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन की है कंडक्टेंस, 1 सेंटीमीटर सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो क्या है कप्पा।
लेकिन जब आपने डिल्यूशन कर दिया, आपने ऐड कर दिया वाटर ऐड कर दिया, तो अब क्या हुआ? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर ये डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस थे, अगर आपने उसमें पानी डाल दिया तो नंबर ऑफ आयंस बढ़े या कम हो गए? बताओ, अगर आपने इसमें पानी डाल दिया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस हैं? सेम रहेंगे, कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे? जल्दी बताओ स्टूडेंट्स। यहां पर आपके पास स्टूडेंट्स एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है स्टूडेंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। मान लीजिए ये आपका सोल्यूशन है, यहाँ पे KCl में कह रहा हूँ, 1 मोलर सोल्यूशन है। 1 मोलर का मतलब 1 लीटर में 1 मोल है। 1 लीटर में 1 मोल है किसका? KCl का। अब आपने 0.01 मोलर कर दिया, इसका मतलब 1 लीटर में कितने हैं? 0.01 मोलर। अब ये कंप्लीटली आयनाइज था या वीक था, तो इसके आयंस का नंबर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा? यस और नो? तो इसके अंदर आयंस ज्यादा हैं, और इसके अंदर क्या हुआ? डिल्यूशन हो गई, ये डिल्यूशन हो गई, मैंने डिल्यूशन कर दिया, पानी डाल दिया, तो डिल्यूशन से क्या हुआ? नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, किसमें? 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो नंबर ऑफ आयंस जो 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में थे वो कम हो गए स्टूडेंट्स। अगर मैं इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लूँ, कोई भी है, मैं इसका 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, चलो ये जो है मैं इसका 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ क्यूब, मान लो ये इसका एक पार्ट है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके अंदर आयन कम हो जाएंगे जब मैं पानी डालता जाऊंगा। अगर आयंस का नंबर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो देयरफॉर वी कैन से बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी विल डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। बोलो ये सही है गलत है? जल्दी से बताओ, कोई डाउट है इसमें? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है स्टूडेंट की कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा जब उसको हम डिल्यूट करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर कितने आयंस है? जब उसमें पानी डाल दिया, तो अगर इसमें पहले 50 आयन थे, तो पानी डालने के बाद क्या 50 रह गए? वो कम हो गए आयंस, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, तो उसकी कंडक्टिविटी भी कम हो गई। तो हम ये कह सकते हैं बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कप्पा है, जो कंडक्टिविटी है वो डिल्यूशन पर डिक्रीज होती है। बोलो ये सही है? बोलो समझ में आ गया? जो कंडक्टिविटी है दैट विल डिक्रीज ऑन डिल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, because the number of ions in 1 centimeter cube of solution will decrease by the addition of the water. इसीलिए यहां पे देख रहे हो ये वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये यूनिट साइमन मीटर इनवर्स में अगर हमने लिया, साइमन सेंटीमीटर क्यूब में लिया, तो ये वैल्यू आई 11.13। तो ये 2 यूनिट्स हैं डिफरेंट। हाँ, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, इसको नोट कर लो अच्छी तरह से। हो गया। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारा यही था पेपर में, जो लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि अगर डिल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने बताया कि कंसंट्रेशन कम होने पे कंडक्टिविटी कम होती है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में वो चेंज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं डिल्यूशन के ऊपर। अब इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई फिर जब अगर हम कंपैरिजन करें, आपने कहा जी, एक स्टूडेंट ने कहा कि मैंने KCl की कंडक्टिविटी मेजर की, स्टूडेंट्स ने उसकी वैल्यू कुछ और आई, और उसने 1 मोलर सोल्यूशन लिया, और एक ने KCl का 0.1 मोलर सोल्यूशन लिया और कंडक्टिविटी मेजर की, तो दोनों की वैल्यू तो डिफरेंट आएंगी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन से चेंज हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि एक और क्वांटिटी को डिफाइन किया गया जिसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस।
तो उन्होंने फिर नई टर्म को डिफाइन किया, उसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसका सिंबल उन्होंने लैम्डा एम बताया, लैम्डा एक उल्टा लैम्डा, ये एम है, मोलर कंडक्टिविटी। सो एट ए गिवन कंडक्टेंस ऑफ ए वॉल्यूम V of a solution containing 1 mole of electrolyte। अब वो कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि एक नई वैल्यू निकालते हैं लैम्डा एम, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मोलर कंडक्टिविटी। अब वो कह रहा है कि वो कंडक्टिविटी, वो वॉल्यूम लिया जाएगा सॉल्यूशन का जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे जिसमें 1 मोल होगा इलेक्ट्रोलाइट का, kept between two electrodes of area of cross section A and distance of unit length। अब ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, तो हम वो वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेंगे जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बराबर होगा। तो हमने 1 मोल KCl लिया, 1 मोल NaCl लिया, 1 मोल एसिटिक एसिड लिया, 1 मोल ही सभी का लिया जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और उनको दो इलेक्ट्रोड्स जिनका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर था, 1 यूनिट था, 1 यूनिट लेंथ था, उनके अंदर रखा। तो वॉल्यूम उतना, कितना वॉल्यूम हमें चाहिए? V मिलीलीटर वॉल्यूम जो 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का होगा, वो दो इलेक्ट्रोड के बीच में डाला गया और उसकी वैल्यू को मेजर किया गया, उसे उन्होंने बोला मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हमने डिनोट किया लैम्डा एम से स्टूडेंट, बिकॉज द व्हाट वी आर सेइंग द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स in the same solvent at a given temperatures differs due to change in the concentration of ions. Therefore it becomes necessary to define molar conductivity, that is the conductivity of a solution of 1 mole of an electrolyte। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है स्टूडेंट, उसको हमने क्या बोला? मोलर कंडक्टिविटी। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? देखो, मोलर कंडक्टिविटी हमने कहा कि हम लेंगे, ये आपके पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक और एक, ये दो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन हमने इनका डिस्टेंस हम कह रहे हो 1 यूनिट है, लेंथ, ये लेंथ होती है 1 यूनिट। अब इसके अंदर हमने वॉल्यूम डालना है, वॉल्यूम डालना है लिक्विड का वॉल्यूम डालना है इसके अंदर स्टूडेंट्स। कितना वॉल्यूम डालें बताओ कि कितना वॉल्यूम डालें इनके अंदर स्टूडेंट्स? कि लेंथ तो मैंने फिक्स कर दी, अब कितना वॉल्यूम डालूं मैं लिक्विड का, कितना वॉल्यूम डालूं कि वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के बराबर हो। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो वॉल्यूम होगा स्टूडेंट, वो मैंने इसके अंदर डालना है। तो लेंथ तो मैंने फिक्स कर दी, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज हो सकता है, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो A इंटू एल जो होता है वो वॉल्यूम बन जाता है, A इंटू एल वॉल्यूम होता है। तो इसको निकालेंगे कैसे फिर मोलर कंडक्टिविटी को? मैं ये कह सकता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा। कप्पा क्या होती है? कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन या 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन, यही होती है, बोलो यस और नो। into that volume of the solution which contains 1 mole of the electrolyte। ये volume of the solution V is the volume of the solution which contains 1 mole of electrolyte। देखो, 1 यूनिट वॉल्यूम जो है, 1 मिलीलीटर वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है उसे कंडक्टिविटी कहते हैं। और अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम मुझे पता लग जाए तो मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो अब मान लो मेरे को मोलैरिटी दी होती है, हमें पता है मोलैरिटी क्या होती है? कंसंट्रेशन का यूनिट है। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोलैरिटी। यूज की थी तुमने स्टूडेंट्स, मोल पर लीटर। ये क्या होता है? मोल पर लीटर। बोलो सही है या गलत है? जल्दी बताओ, 30 सेकंड में बताओ। मोलैरिटी का मतलब क्या था? कितने मोल हैं 1 लीटर में? बोलो सही है। तो अगर 1 मोल का वॉल्यूम मुझे पता लग जाए स्टूडेंट, अगर मैं कह रहा हूं एम मोलैरिटी मुझे गिवन है, मुझे दिया हुआ है कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी एम है, मतलब एम मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो आप ये कह रहे हो स्टूडेंट्स कि एम
मोल्स जो हैं वो प्रेजेंट किस में है, 1 लीटर में। 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना होगा, वॉल्यूम में ये चाहिए वी क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा स्टूडेंट, एक यूनिटरी मेथड ही है। देखो इस पे ध्यान दीजिए, मैं जो बात कह रहा हूं 1 मोल का कितना होगा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई m मोल। बोलो सही है गलत है, जल्दी बताओ, बोलो सही है या नहीं है, जल्दी बताओ, समझ में आया। हाँ जी। ये किसका वॉल्यूम है, वी। वी किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसको मैं, इस वॉल्यूम को मैं मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। यही मैं कह रहा हूं, मुझे निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। यहां पे मैंने बताया ये मोलर कंडक्टिविटी है, लैम्डा एम। तो मैं ये कह रहा हूं लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वी। वी वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टिविटी होती है 1 मोल ऑफ, कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन की होती है। वॉल्यूम कितना मेरा आ रहा है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई एम। एम क्या है, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। मोल, एम मोलैरिटी है। एम मेरी जो है वो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है। क्या है स्टूडेंट्स, मोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का फार्मूला तुम्हें पता ही क्या होता है, एम क्या होता है, मोल पर लीटर। बोलो सही है। तो कप्पा की वैल्यू क्या हुई, कप्पा को अगर मैं ये कहूं तो ये मेरा फार्मूला बन गया कप्पा का। कप्पा के यूनिट क्या होते हैं, कप्पा के क्या यूनिट होते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में ले रहा हूं, तो ये आ गया 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे क्या है स्टूडेंट, नीचे क्या है, ये कप्पा के यूनिट है। और ये क्या है, मोल पर मोल सेंटीमीटर के ऊपर चले गया। तो इसके फिर यूनिट क्या बन गए, यूनिट क्या बन गए, क्या यूनिट बन गए स्टूडेंट, ये साइमन सेंटीमीटर, और ये क्या बना फिर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये किसके यूनिट बन गए, मोलर कंडक्टिविटी के। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में स्टूडेंट्स। ये क्या बनाए मैंने, यूनिट्स ऑफ लैम्डा एम। तो मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या बने, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और फार्मूला मेरा क्या बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये एग्जाम में बहुत यूज होने वाला है, इसको नोट करा जाए स्टूडेंट, इसको नोट करा जाए। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, ये कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग बट कंडक्टिविटी इंटू वी, या कंडक्टिविटी बाई सी। सी कंसंट्रेशन है, अगर सी कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में है, मोल्स पर लीटर में है, तो फार्मूला ये बन गया। और यूनिट्स के ऊपर देखो, ये यूनिट मैंने सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स है, तो ये अगर कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है तो ये 1000 हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब मोल हो गया, तो इसके यूनिट्स ये बन गए। अगर मैंने मीटर का यूज किया स्टूडेंट्स सेंटीमीटर की बजाय, तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि ये नीचे देख रहे हैं साइमन सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल पर लीटर है, तो ये वैल्यू आपको 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल 10⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स में बन जाती है। तो अगर मैं मीटर का यूज करता हूँ, मीटर बहुत बड़ा यूनिट होता है, आपको पता है कि मीटर बहुत बड़ा होता है, सेल जो होते हैं इतने बड़े नहीं बनाए जाते, तो इसलिए उन्हें सेंटीमीटर का यूज ज्यादा होता है। सेल कांस्टेंट के अंदर एल और 1 सेंटीमीटर में ज्यादा यूज हो रहे हैं, मीटर बहुत बड़ी स्केल होती है, तो इसलिए उसका ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर ने ये फार्मूला बना दिया, इसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो हमने क्या क्या आपको बताया, हमने बताई कंडक्टेंस, इंपॉर्टेंट है ये। फिर मैंने तुम्हें बताई कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी की प्रॉब्लम क्या आई थी कि डिफरेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने फिर एक मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन कर दी। वो आपने कहा जी मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो कापा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, वो कापा इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन। 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं
1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन से, तो फिर मुझे मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी मींस कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालने का ये फार्मूला बन गया। और इसका जो फार्मूला आपने सेंटीमीटर में देखा बुक में, तो आपको आपकी एनसीईआरटी किताब में ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, जिसमें एम जो मोलरिटी होती है ये होती है मोल पर लीटर, और यहाँ पर हम जो कंडक्टिविटी का हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो फिर ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये यूज कर सकते हैं फार्मूला, न्यूमेरिकल्स में भी हम इसको यूज करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे। आपने नोट कर लिया, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट कीजिए। आगे चलूं क्या, अभी नोट करना है कुछ? कर लिया। अच्छा, अब इसी तरह एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी मैं डिफाइन कर सकता हूं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस ड्यू टू वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने दो चीजें पढ़ी थी कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन जब मैंने बताई थी स्टूडेंट, आपने एक तो पढ़ी थी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरी एक हम यूज करते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो कितने इक्विवेलेंट मैंने यूज किए पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर मैं ये कहूं कंडक्टिंग पावर ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन टू लार्ज इलेक्ट्रोड्स ऑफ 1 यूनिट अपार्ट, 1 यूनिट अपार्ट, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ये मैं कह रहा हूं मेरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंट है, तो ये मेरी कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन है। अगर मैं इसको V से मल्टीप्लाई कर दूं, अब V क्या है? व्यू है वॉल्यूम of electrolyte containing one equivalent of the electrolyte, 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं इसे, 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं स्टूडेंट। इसका मतलब अगर n नॉर्मेलिटी है इलेक्ट्रोलाइट की, अगर नॉर्मेलिटी n है, नॉर्मेलिटी n का मतलब n इक्विवेलेंट्स पर लीटर प्रेजेंट है या n ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर प्रेजेंट है, तो हम आपने ये कहा कि आपके पास n इक्विवेलेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं स्टूडेंट 1 लीटर में। 1 लीटर में मतलब 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। तो एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम क्या होगा? एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा फिर? जैसे मैंने मोलैरिटी में यूज किया था स्टूडेंट, वैसे ही। तो ये कितना बन गया? 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई n स्टूडेंट, ये सेंटीमीटर क्यूब में है और ये इक्विवेलेंट्स हैं, ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो ये फिर मेरा बन गया, अगर ये मेरा वॉल्यूम आ गया V, तो इस वॉल्यूम को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? लैम्डा इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाई n। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या फर्क पड़ा स्टूडेंट? इनके इसके यूनिट क्या होंगे? इसके यूनिट क्या होंगे? अगर मैंने इसको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में लिया तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपके पास ये है सेंटीमीटर, और नीचे क्या होते हैं? इक्विवेलेंट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट्स। तो ये क्या बन गया फिर? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1। तो आपके ये यूनिट बन गए स्टूडेंट। अगर मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाली अगर आपने निकाली स्टूडेंट, तो आपको ये वाला फार्मूला मिल गया। तो देखो कि दो तरह के कंसंट्रेशन यूनिट होते हैं, एक हमने मोलैरिटी का बताया और एक इसका बताया। तो आपका मतलब ये था कि मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला मैंने क्या बताया? कापा इंटू 1000 बाई m। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या बताया? कॉपा इंटू 1000 बाई n। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं स्टूडेंट, अब क्या होगा? कापा और कापा तो सेम है, कट गए, 1000 भी सेम है। तो फिर क्या आया? इन दोनों का क्या रिलेशन बना? नॉर्मेलिटी बाई मोलैरिटी। एन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट? आपको पता ही है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्टूडेंट n फैक्टर इनटू मोलैरिटी।
अब एन फैक्टर क्या होता है, आपको पता है एन फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट? वैलेंस, जो वैलेंस होता है या चार्ज होता है आयन के ऊपर, उसको इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो चार्ज होता है उसे वैलेंस कहा जाता है। जो चार्ज होगा कैटायन पे या टोटल चार्ज ऑफ द एनायंस, उसे एन फैक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों में भी एक रिलेशनशिप हमें मिल गया। तो फिर क्या आ गया, लेमडा एम बाई लेमडा एन क्या आ गया, एन एफ इंटू एम डिवाइडेड बाई एम, तो इक्वल टू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या होता है, वैलेंस ऑफ कैटायन, वैलेंस ऑफ कैटायन की, वैलेंस कैटायन की कितनी वैलेंसी है, वैलेंस ऑफ द कैटायन कहते हैं उसको, या कि टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द एनायंस। तो एनायंस के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, और अगर एसिड होते हैं तो वो बेसिसिटी के ऊपर, एन फैक्टर इज फॉर एसिडिसिटी इज इक्वल टू द बेसिसिटी। एसिड्स के लिए क्या होती है, एन फैक्टर इक्वल टू बेसिसिटी, और बेसिस के लिए क्या होती है, एन फैक्टर स्टूडेंट इक्वल टू एसिडिटी। H2SO4 है तो उसमें 2 H हैं, तो उसकी एन फैक्टर 2 है, एन फैक्टर 2 है। तो इस तरह से मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आपस में रिलेटेड है। एक में मैंने नॉर्मेलिटी का यूज किया, एक में मोलरिटी का यूज किया, तो आपने यूनिट्स भी देख लिए, आपने यूनिट्स भी देख लिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने आपको कंडक्टिविटी बताई, कंडक्टेंस बताई, मोलर कंडक्टिविटी बताई, और अभी तक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताई, और इनके यूनिट्स भी बता दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो आप। ये सारे रिलेशन होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसी भी टाइम हम इनको यूज कर सकते हैं। तो आप पहले इन सबको नोट करो स्टूडेंट, फिर आगे चलते हैं। कर लिया सर। कर लिया, तो वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा करते हो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, बहुत बार पूछेगा वो आपको, कि ये वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ये देखो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, कि बार बार हम ये कहते हैं, एनसीईआरटी में भी देखोगे बड़े 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 हेडिंग पे दिया हुआ है, और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये कह रहा है कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ेगा। हमने आपको बताया कि कंडक्टिविटी का तो मैं तो तुम्हें बता ही दिया, कप्पा, कप्पा क्या होती है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का तो आपने एक बार 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 देख लिया, और फार्मूला भी आपके सामने कंडक्टिविटी का है स्टूडेंट्स, कि कंडक्टिविटी का हमने क्या बनाया था, याद करने का आसान तरीका क्या बताया था, जी इंटू जी बाई ए। जी क्या होती है, कंडक्टेंस, और ये कंडक्टेंस है, और ये क्या होती है, सेल कांस्टेंट एल बाई ए। तो आपने कहा कंडक्टिविटी तो कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस होती है फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यही बताया था। क्योंकि अगर एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना हो जाता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक क्यूब जो मैंने बनाया था 1 सेंटीमीटर का, अगर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, एरिया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो उनकी जो कंडक्टेंस मैं मेजर करता हूं उसी को कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो यूनिट्स क्या बताए थे इसके कंडक्टिविटी के, जल्दी से बताओ 30 सेकंड में, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी, क्या निकाले थे यूनिट्स, यहीं पे रख दो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, या साइमन मीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट। बोलो मैंने सही किया या गलत किया, जल्दी बताओ। सही सही। आप देखो, ध्यान देना, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। अगर मैंने अपना दिमाग छोड़ दिया तो मेरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा पेपर में। उसने एक क्वेश्चन में यही पूछा था कि हाउ डज द कंडक्टिविटी वेरी विद कंसंट्रेशन, या कंडक्टिविटी ऑन डिल्यूशन। तो आपने इसका आंसर तो पहले ही कर दिया कि डिल्यूशन करूंगा, तो मैं बताओ डिल्यूशन करूंगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, जल्दी बताओ, 30 सेकंड है। ऑन डिल्यूशन डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, बिल्कुल सही आंसर है। इसका रीजन क्या बताया तुमने, आधा नंबर मिला, आधा नंबर का रीजन बताओ, जल्दी से बताओ, एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या क्या आंसर किया, वाटर ऐड होता है तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। किस में कम होते हैं, ये तो बताने हैं, नंबर ऑफ आयंस किस में कम होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। अरे 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में, 1 सेंटीमीटर के साथ सोल्यूशन में थोड़ी कम हो गए। ये मैंने एक गिलास ले लिया, उसमें डाले, वो अभी तो वो सारे
देखो इतना यहां पर सोल्यूशन है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, सोल्यूशन के अंदर आयंस तो अभी भी हैं, खत्म थोड़ी हो गए। अरे आयंस तो सोल्यूशन में रहे, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो कम हो गए ना, ये मेरा मतलब है, आप बात समझे। हाँ जी सर। तो ये तो बताना है ना सोल्यूशन में कहाँ कम हुए। नंबर ऑफ आयंस तो अभी भी उतना ही है, लेकिन पानी ज्यादा हो गया है, पानी ज्यादा हो गया, डिल्यूशन हो गई। बात समझ में आई। ये मैंने बनाया 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर कम हो गए, तो उसे कंडक्टिविटी की वैल्यू जो मैंने डिफाइन की थी 1 सेंटीमीटर के लिए डिफाइन की थी, वो जब इसके अंदर आयन कम हो गए तो उसकी कंडक्टेंस भी कम हो गई, कम हो गई। तो कंडक्टिविटी, ये कह रहा है कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस कैन बी दैट द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट डिक्रीजेस ऑन डिल्यूशन। बात समझ में आ गई। हाँ जी। यही लिखना है पेपर में। तो कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, और ये इतना ही लिखना था बस, दैट्स ऑल, 1 नंबर का क्वेश्चन होता। कोई डाउट। नहीं। अच्छा आगे चल रहे हैं फिर, ये तुमने नोट कर लिया सारा। अब देखो जब बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाला है मोलर कंडक्टिविटी पे आने वाला है। भाई ये कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा अगर मैंने डिल्यूशन कर दी। वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी ऑन डिल्यूशन। स्टूडेंट ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का, 10 बार आ चुका है। अब इसमें 2 केस हैं स्टूडेंट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। पहले मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे चल रहा हूं, तो बताओ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है, जल्दी बताइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने कहा NaCl, KCl, HCl, ये सब क्या है। अरे ये सारे इलेक्ट्रोलाइट जो मैं लिख रहा हूं ये कौन से हैं। ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, यही कह रहे हो। बहुत सारे आयंस दे देते हैं, टूट जाते हैं कंप्लीटली, बिखर जाते हैं पानी में डालते ही। इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 होता है, ऑलमोस्ट कह रहा हूं, 100% तो कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो ये वो आयन है जिनके अंदर पहले ही सारे आयन तो टूट गए, वो तो टूट गए। अब इनके जो आयन्स हैं वो तो टूट चुके हैं स्टूडेंट्स। अब इनको अगर मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा, पानी डालूंगा तो क्या होगा। आपने कहा कि सर फॉर्मूला तो ये निकाला आपने, कापा इंटू वी। कप्पा क्या है, कप्पा क्या है कंडक्टिविटी, और वी क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यही बताया है। और इसको ऐसे भी मैंने लिखा, कापा डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, कापा डिवाइडेड बाई एम, ऐसे भी लिखा मैंने। मोलैरिटी, बोलो फार्मूला बनाया था, क्या लिखा था, डिवाइडेड बाई मोलैरिटी इनटू 1000, ऐसे भी लिखा, ऐसे भी लिखा, कापा डिवाइडेड बाई सी। मतलब आपने कहा भाई 2 सिचुएशंस हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 1 2। ये जब कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मोलर कंडक्टिविटी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप दिख रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, दिख रहा है यहां पर। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये कम होगी, यस और नो। यस। क्या फैक्टर से है, मैंने अभी ये नहीं बताया कि किस फैक्टर से, अभी 100% यूनिवर्सली पर, मतलब मैं ये कह रहा हूं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज करूंगा सी तो लैम्डा एम डिक्रीज करेगा। लेकिन दूसरी चीज क्या है, कापा भी है, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो कापा इंक्रीज करेगा। 2 फैक्टर हैं यहाँ पर, देख रहे हो 2 फैक्टर, दोनों का प्रोडक्ट है, क्या है, 2 फैक्टर्स हैं यहाँ पर। कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं स्टूडेंट। अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो गई, अगर आपने लेकिन दूसरा क्या हुआ कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाई तो कंडक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो 2 फैक्टर हैं, इसको सी कर लो चलो, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ।
तो सी बढ़ी तो लैम्डा एम कम हो गई, और सी बढ़ी तो कप्पा इंक्रीज हो गई। तो टोटल रिजल्ट तो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पाया गया कि जो दूसरे इसका जो इफेक्ट है कंसंट्रेशन का वो ज्यादा है, वॉल्यूम का इफेक्ट ज्यादा है इससे। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा स्टूडेंट, वॉल्यूम बढ़ जाएगा मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डिल्यूशन हो जाएगी, डिल्यूशन हो जाएगी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्सपेरिमेंटली ये पता हुआ, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट करके पता किया गया। तो उन्होंने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी जो है दैट इंक्रीजेस ऑन डिल्यूशन। क्या हुई? इंक्रीज हो गई डिल्यूशन पर, जबकि कप्पा जो था वो डिक्रीज हुआ था। कप्पा डिक्रीज हुआ था, मोलर कंडक्टिविटी क्या हुई? इंक्रीजेस ऑन डिल्यूशन। जैसे मैंने पानी डाला तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई स्टूडेंट, तो वॉल्यूम बढ़ गया, कंसंट्रेशन कम हो गई, कंसंट्रेशन कम हो गई तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। ये भी बढ़ा, लेकिन ये उतना नहीं बढ़ा जितना इसमें चेंज आई। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? कंसंट्रेशन। मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर इसमें दोनों में से कौन सा है? बड़ा बड़ा फैक्टर कौन सा है? कंसंट्रेशन का, सी। तो सी में ज्यादा चेंज आई एज कंपेयर टू कप्पा। एक्सपेरिमेंट करके पता करा। अब आपके सामने ग्राफ हमने दिखाया है। क्या ग्राफ दिखाया है? कि उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किए और मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमिन किया अलग अलग कंसंट्रेशंस पर, अलग अलग कंसंट्रेशंस पर। उसके बाद उन्होंने प्लॉटिंग की। ये मैं अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा मैं कह रहा हूं? मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? एक्सपेरिमेंट किया केसीएल सॉल्यूशन के साथ। केसीएल कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग। तो मैंने इसकी कंडक्टिविटी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को मेजर किया। क्या मेजर किया? लैम्डा एम एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस, एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस। और फिर मैंने उनका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की। तो जब मैंने ग्राफ सी में प्लॉट किया तो मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं मिली, लेकिन जब लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट सी का ग्राफ बनाया गया स्टूडेंट, किसका ग्राफ बनाया? लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट सी। स्क्वायर रूट सी क्या? कंसंट्रेशन पावर 1/2। तब मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली। ये देख रहे हो केसीएल दिख रहा है? ये ऐसे पॉइंट्स मिले। ये देख रहे हो कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट सी है। ये क्या है? स्क्वायर रूट सी है स्टूडेंट, सी नहीं है, स्क्वायर रूट सी है। देख रहे हो मोल पर लीटर हाफ लिखा हुआ ऊपर। ये 0.2 0.4 इस तरह से। तो ये यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तो ये वैल्यू बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? लैम्डा एम। इसके यूनिट देख रहे हो मोलर कंडक्टिविटी के, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी कितनी है? 0 to 104। तो केसीएल के केस में मुझे क्या मिल रहा है स्टूडेंट? आपको दिख रही है क्या लाइन बना रहा हूं? मैंने एक्सपेरिमेंट किए, स्क्वायर रूट सी और लैम्डा एम में ग्राफ बनाया। किसका? केसीएल का। और मुझे कौन से पॉइंट मिले? ऐसे पॉइंट मिले। मिल रहे पॉइंट? ये दिख रहे हैं? हाँ जी। तो कंसंट्रेशन कम हो रही है इधर, हाँ जी। कम हो रही है तो ये बढ़ रही है। ऐसे लाइन आ गई। ये है केसीएल, मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, पीछे तक ज्वाइन कर दूं, तो ये कट गया यहाँ पर। यहाँ पे क्या हुआ? ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन है। तो जब जीरो कंसंट्रेशन तक पहुंचा तो ये वैल्यू एक फिक्स्ड मतलब पहुंच गई, यहाँ पे कट कर गई। उसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको मैंने जीरो से दिखाया, लैम्डा 0 एम वैल्यू हो गई क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो हो गई। इससे ज्यादा अब वैल्यू में चेंज नहीं आ सकती। ये वैल्यू लिमिटिंग का मतलब है एंड हो गया बस। इससे ज्यादा इंक्रीज अब नहीं होने वाली। इतना पानी हमने ज्यादा ऐड कर दिया कि अब इसकी वैल्यू बस यहाँ पर आ गई, कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो। इस वैल्यू को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा 0 एम। लिमिटिंग मतलब एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जब कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच हो गई। ये कौन सा केस मैंने लिया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आपको समझ में आई स्टोरी? हाँ जी सर। तो मैंने कहा कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस with decrease in concentration as total volume of the solution containing 1 mole of electrolyte also increases when the concentration approaches
जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये बुक में ऐसे भी शो किया हुआ है, इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी शो किया किसी बुक में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आपके सामने ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया, देख रहे हो लैम्डा एम। ये NaCl का, ये NaCl का स्क्वायर रूट C का ग्राफ है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज आई हैं स्टूडेंट, ये लैम्डा 0m, ये KCl की आई है और ये NaCl की आई है। ये किसकी आई है? KCl की। ये किसकी आई है? लैम्डा 0m, ऊपर वाली KCl की है, नीचे वाली NaCl की। तो ये इस तरह की वैल्यू आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस इक्वेशन को हम एक फार्मूले की फॉर्म दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? हम कहते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज रिलेटेड विद द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है स्टूडेंट? when concentration approaches zero, when C approaches zero, that means at infinite dilution, मतलब इतना पानी डाल दिया कि इनफाइनाइट डिल्यूशन। देखो जब पानी, आयंस जो होते हैं सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स, वो मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी बनेगी। लेकिन आयंस तो कोई भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव आयन से सराउंडेड होता है, नेगेटिव पॉजिटिव से सराउंडेड होता है। और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे होते हैं तो वो भी उनको रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं जब वो मूव करते हैं। तो हाइड्रेशन भी होती है, जैसे आयंस है उनको पानी के, वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, हाइड्रेट कर लेते हैं। जितना छोटा आयन होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन होगी, उतना ही वो आयन बड़ा हो जाता है। हाइड्रेटेड आयन जितना बड़ा होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम हो जाती है, तो वो उतनी ही कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंडक्टिविटी होती है स्टूडेंट, जब इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दूंगा, मतलब आयंस के अंदर आपस की अट्रैक्टिव फोर्स जीरो हो जाएगी ऑलमोस्ट, तो वो ज्यादा तेज मतलब फ्रीली मूव करेंगे। तो उस केस में जो वैल्यू बनेगी वो हाईएस्ट होगी, उसे हमने बोला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डिल्यूशन। एट इनफाइनाइट डिल्यूशन द इंटर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस डिसअपीयर्स। जो जो अपोजिट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे वो खत्म हो गई, तो वो अब मूव कर रहे हैं और वो रास्ता ज्यादा क्लियर हो गया आयंस के चलने का। तो इस तरह से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा ही होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन। तो लैम्डा एम इज अ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी, कोई भी कंसंट्रेशन पे। और जब इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दी तो नेचुरली ये हाईएस्ट वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती जो आप देख रहे हैं। ये इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जब सी जीरो हो गया। तो इससे कम ही होएगी जब भी हम किसी कंसंट्रेशन पे मेजर करेंगे। तो मैथमेटिकली उन्होंने जब ग्राफ बनाए तो उनको ये फार्मूला मिला, ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। ये इक्वेशन मिली स्टूडेंट, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करती है। देखो ए एक कांस्टेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्योंकि जो एनवायरनमेंट आयंस का, किस तरह के आयंस उनको सराउंड कर रहे हैं, जो चार्ज हैं, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी जो हैं आयंस को मूवमेंट को स्टॉप कर रहे हैं, वो सारी फैक्टर ए उन फैक्टर्स को कंसीडर करता है। और ग्राफ स्ट्रेट लाइन सी में नहीं मिला था, स्क्वायर रूट सी में मिला था। किसमें मिला था? स्क्वायर रूट सी। तो इसीलिए ही ये एक इक्वेशन बन गई, इसे बोलते हैं डिवाई ऑन सागर इक्वेशन। डिवाई ऑन सागर इक्वेशन स्टूडेंट। तो ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है ये किसके लिए बनी है? फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आप देख रहे हैं देयर इज ए, आपने देखा कि ऑन डिल्यूशन देयर इज ए स्लाइट इंक्रीज इन द, क्या देख रहे हो? बहुत बड़ी इंक्रीज तो नहीं है पर स्लाइट इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑन डिल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमने कहा कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस with increase in concentration, या कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस with decrease in concentration। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन क्या होता है? डिल्यूशन। समझ में आई? और ये इक्वेशन एक बनी
जहां से हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिली। तो फिर हम ये आगे कंटिन्यू करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल क्लास कितने बजे है हमारी? सर मैसेज करके बता दूंगी। हाँ, मैसेज करके बता दूंगी। अच्छा ठीक है। मॉर्निंग में तो क्लास है तुम्हारी कोई? हाँ जी सर है। चलो ठीक है, फिर बता देंगे आपको। ओके, देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सर।